हेल्स आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एसडीएलसी के एक मॉडल के बारे में, वाटरफॉल मॉडल के बारे में। कल हमने एसडीएलसी के बारे में बात किया था, कल के सेशन में उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बारे में बात किया था। एसडीएलसी क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात किया था, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमने एसडीएलसी के पूरे डिटेल वीडियो कल के सेशन में बात की है एसडीएलसी के बारे में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वाटरफॉल एक एसडीएलसी का एक मॉडल है। तो मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और इस मॉडल में क्या होता है कि जब भी अगर हम बैक ट्रैकिंग इसमें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेज हमारा डन हो गया और हम फिजिबिलिटी स्टडी में चले गए, उसके बाद हम वापस आके रिक्वायरमेंट कलेक्शन वाले फेज में नहीं आ सकते। तो जब एक बार इसमें फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जो भी एनालिसिस होता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस वाले फेज में, जो भी हमारा फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फ्रीज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और जब और इसमें जब एक फेज कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम दूसरे फेज में जा सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं। जैसे इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेज होते हैं, जैसे कि एसडीएलसी में होता है। और जैसे कि देखिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड ए वाटरफॉल मॉडल, मतलब हम इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों कहते हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसेस होता है कि ये मतलब इसका फ्लो कैसा होता है, जैसे वाटरफॉल कैसा होता है, पानी कैसे बहता है, नीचे को बहता है पानी। तो उसी तरीके से ये मॉडल भी ऐसा नहीं है कि अगर एक बार जब दूसरे वाली स्टेज में अगर ये चला जाएगा उसके बाद ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाले स्टेज में दोबारा नहीं आ सकता। तो इस वजह से इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। और जैसे इसमें ये दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है कि वंस वर्क मूव्स टू द नेक्स्ट फेज, इट कैन नॉट गो बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बार हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर दिया या एक बार डिजाइनिंग वाले हम फेज में चले गए, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट वाले फेज में नहीं आ सकते। और ये जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी अप्रोच का। और जैसे जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं वो होता है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मतलब ये सेम टू सेम एसडीएलसी जैसे ही इसमें जो इसके अलग अलग फेजेस होते हैं वो एसडीएलसी ही जैसे होते हैं। मतलब जैसे हम वहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग करते हैं, उसके बाद जो टेस्टिंग वाला फेज़ है हमारा, उसके बाद जो इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन आता है, उसके बाद फिर मेंटेनेंस आता है। तो इसके सेम फेज जैसे मैं आपको ये जो आप देख पा रहे होंगे अभी डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग मैं समझा सकती हूँ। ये मैंने नेट से निकाला है डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से मैंने जैसा आपको बताया कि ये नीचे को जैसे पानी बहता है नीचे, तो उसी तरीके से ये भी जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करा उसके बाद हम सिस्टम डिजाइन में आ गए। पर आप सिस्टम डिजाइन से उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं जा सकते। तो आप देख सक मतलब आप पूरा अगर आप पूरा डायग्राम देखेंगे तो आप देखो, हम कभी भी मेंटेनेंस के बाद फिर दोबारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं जा सकते। तो ये मतलब इसका एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से इसका ड्रॉबैक भी है कि मतलब जब भी अगर हमारे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम दोबारा फिर वो सॉल्व करने के लिए हमको पूरे जो भी हमारी पूरी प्रक्रिया है हमको वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमने एक बार टेस्ट किया उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा सकते। हमको पहले पूरा फेज कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जाएंगे। मतलब हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है,
जहाँ पे हम जो भी हमारे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है क्लाइंट साइड से, वो कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है क्लाइंट साइड से उसको समझते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा फेज आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में क्या करते हैं, अ, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको टेक्निकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो आर्किटेक्ट है वो सब इसके बारे में देखता है कि ये हाई लेवल है, लो लेवल है, ये दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो डेटाबेस है या डेटा फ्लो कैसे होगा, यूआई डिज़ाइन कैसा होगा, और जो हमारे डेवलपर्स हैं उनको समझाया जाता है कि मतलब मतलब वो किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। तो सिस्टम डिज़ाइन में ये होता है। उसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं, मतलब जो भी हमारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेवलपर्स कोड लिखते हैं। तो उसमें उसमें क्या होता है कि वो मतलब सारे जो मॉड्यूल है हमारे, फंक्शनैलिटी है, उसको इंटीग्रेट करते हैं डेवलपर्स। और इसमें हमारा आउटपुट क्या आता है, सोर्स कोड। और ये आउटपुट हमारा इनपुट हो जाता है हमारे टेस्टिंग के लिए। क्योंकि जो टेस्टर होते हैं वो क्या वेरीफाई करते हैं कि जो मतलब जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो हमारे रिक्वायरमेंट से जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके जैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और चेक करते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, और कोई कहीं परफॉर्मेंस इशू तो नहीं आ रहा। कहीं पे हमारा कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस इशू आ जाता है, जैसे कि हमको कुछ और रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और हमारा सॉफ्टवेयर कुछ और तरीके से काम करने लग जाता है। उसके बाद जो भी हमारा रिपोर्ट होता है या जो भी हमारा डिफेक्ट होता है, वो लोग इंश्योर करते हैं कि मतलब वो एक रिपोर्ट में सब चीज़ लिखते हैं कि उनको क्या क्या बग्स मिले या क्या इसमें एरर है, क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद वो डेवलपर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं कि आपको ये दोबारा इसमें फिक्स करना है। उसके बाद हमारा आता है डिप्लॉयमेंट और या इंस्टॉलेशन फेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारा रिलीज होता है उसको मतलब इंस्टॉल करते हैं लाइव इन्वायरमेंट में। जैसे जो हमारा क्लाइंट साइड है उसके सिस्टम पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर से फिर जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं वो इसको यूज करने लग जाते हैं। फिर हमारा इसमें लास्ट फेज आता है मेंटेनेंस। जब सारी चीजें हमारी डन हो जाती हैं आफ्टर रिलीज, और मतलब कुछ भी मतलब जो हमारा क्लाइंट सर्वर है वहाँ पे अगर हमारे उसके परफॉर्मेंस में कुछ इशू आ रहा है या कोई बग फिक्स करना है, मतलब वो अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब ज़्यादा देर के लिए काम नहीं कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सारा चीज़ें हमारे मतलब हमारे ऊपर मतलब वो सब कुछ कंपनी देखती है कि मतलब वो स्मूथ काम करना चाहिए। और मतलब उसमें कोई भी रिलीज के बाद उसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें सही रहनी चाहिए उसमें, कि सही से जिस तरीके से उन्होंने हमको रिक्वायरमेंट दी है उस तरीके से वो काम करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है एडवांटेज क्या है वाटरफॉल मॉडल के। सबसे पहले तो जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही मतलब सिंपल और इजी है। मतलब इसको समझना ना बहुत सिंपल है, मतलब इसको यूज़ करना, इसको समझना बहुत सिंपल और इजी है। मतलब जैसे भी हम काम कर रहे हैं तो, और इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी है। जैसे जो कोई भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेजेज हैं, हमारा कोई भी छोटा प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और इसमें क्या होता है, इनिशियल जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो भी बहुत कम होता है इसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक बार रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या जो भी प्रोडक्ट है वो एक अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उस चीज़ के लिए।
और जैसे देख सिंपल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, मतलब ज़्यादा कोई हमको ज़्यादा अ, वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती हमको इसको हैंडल करने में। और सारी मतलब जो भी स्टेजेस हैं वो बहुत ही सही हैं, मतलब क्लियर हैं, मतलब क्लियरली डिफाइंड स्टेज हैं सारी। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और जैसे डिसएडवांटेज क्या हो गए इसके, कि जैसे हमको कोई भी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो चेंज करनी है, तो ये अडॉप्ट ही नहीं करेगा कि हम मैं रिक्वायरमेंट कैसे चेंज करूं। तो मतलब फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब दूसरे दोबारा अपना पहले वाले फेज में जा ही नहीं सकता। और जब भी हम इसमें चेंजेस की बात आती है तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है फिर, क्योंकि आप समझो कि हमको एक स्टेज नहीं, हमको सारी जितनी स्टेज हैं सबको पार करके उसके बाद हमको पहले स्टेज में जाना है, तो कितना कॉस्टली हो जाएगा। जबकि अगर हम हो सकता है कि हम डायरेक्ट पहले, अगर हमारे कोई टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, सीधे कोडिंग में जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और मतलब और क्या हो जाता है कि जब भी टेस्टिंग करने की बात आती है तो टेस्टिंग हम छोटे छोटे फेजेस में नहीं कर सकते, मतलब जब एक बार कोडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही मतलब हेक्टिक हो जाता है जो भी टेस्टर है उनके लिए भी, क्योंकि आप खुद सोचो जब हम छोटे छोटे फेजेस में टेस्ट करते हैं तो हम ज़्यादा दिमाग लगा के ज़्यादा ध्यान लगा के उसको देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास सिर्फ एक मॉड्यूल है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। पर जब आपके पास पूरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो आपका दिमाग मतलब आपके पास उतने अच्छे तरीके से आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, हमको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। आपके पास 10 चीजें होंगी देखने के लिए, तो वो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। और जैसे नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इसमें लिखा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसा कोई कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में, पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि हमको इतने सारे फेजेस हमको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना टाइम इन्वेस्ट होगा, कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका बहुत ही मतलब इसका डिसएडवांटेज है, जैसे कि हाई रिस्क इफ रिक्वायरमेंट अनक्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकती, तो मतलब ये नई रिक्वायरमेंट अडॉप्ट नहीं करता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत ही वो हो जाता है कि मतलब रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है, तो ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये कोई मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि रियल टाइम एग्जाम्पल है ये एक। जैसे कि हम एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, तो वहाँ पे मस्ट ऐप मस्ट परफॉर्म प्लस माइनस माइनस इनटू डिवाइडेड। और डिज़ाइन में हमने लिखा है कि यूए विल बी नंबर बटन। और फिर यहाँ पे कोडिंग में राइट लॉजिक वेरीफाई ऑल कैलकुलेशन, मतलब जो भी टेस्टिंग वाला फेज है उसमें हमको सारा चीज़ें जितनी कैलकुलेशन हो सकती है उतना हमको वेरीफाई करना है। और उसका डिप्लॉयमेंट में आ जाता है कि पब्लिश ऑन प्ले स्टोर। और मेंटेनेंस में आता है ऐड फीचर्स लेटर। ईच फेज कंप्लीट्स वंस बाय वंस, नो ओवरलैप। समझ रहे हैं आप, जैसे कि हमने अभी तक पूरा पढ़ा, तो उसके हिसाब से इसमें है हो गया कि जितना भी चीज़ें हैं हमको, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ करेंगे, हमको एक स्टेप कंप्लीट होगा तब हम दूसरा स्टेप करेंगे, मतलब ओवरलैप वाला कोई सिस्टम नहीं इसमें। और लास्ट में हम आ जाते हैं समरी पे, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच है जिसमें हम कोई भी डेवलप करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, और ईच फेज डिपेंड्स ऑन प्रीवियस वन। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हमको मेंटेनेंस करना है तो वो उस पर मतलब टेस्टिंग कोडिंग पे डिपेंड रहेगी, सब मतलब सब फेजेस एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। और ये बेस्ट होता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं और सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं। और इसमें मतलब नॉट सुटेबल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब वही है कि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।